नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका जी हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। हम अप्रैल माह की क्रोनोलॉजी कर रहे थे। अब तक हमने 3 क्लासेज जो है वो लगाई है। पिछली क्लास में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य को देखा था। क्योंकि राष्ट्रीय परिदृश्य एक थोड़ा बड़ा पार्ट है, इसीलिए हमने उसको 2 भागों में बांटा है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए उसके आगे की जो खबरें, जो न्यूज़ रह गई थी, उसके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज की पहली न्यूज़ के बारे में। आज की पहली न्यूज़ जो है वो है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। भारत के अंदर कितने लोगों के पास रोजगार है, कितने लोग बेरोजगार है, कैसा हमारा श्रम बल है, उस सब के बारे में एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। क्या नाम है इसका पूरा, रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? तो इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स। यूथ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल्स नाम से ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है। कौन करता है इसको जारी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, जिसको ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वो, और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमंस डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। कब जारी हुई? तो 26 मार्च 2024 को। इसके द्वारा जारी की गई। तो भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार है वी अनंत नागेश्वरन के द्वारा इसको जारी किया गया है। भारत के अंदर कुल कार्यबल जो है उसमें बेरोजगार युवाओं की हिस्सेदारी लगभग 83% है। इतनी ज़्यादा बेरोजगारी भारत के अंदर है कि कार्यबल जो है, जो ऐसे सक्षम युवा है जो कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। यदि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट रहे हैं तो 11th 12th के अंदर आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, अलग अलग तरीके की बेरोजगारियां दिखाई जाती है उसमें। जिसमें आप सुनते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, जिसके अंदर जहाँ काम कोई लोग कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जिसके अंदर बहुत कम लोगों की ज़रूरत है लेकिन बहुत ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। जैसे खेती के अंदर किसी के पास 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है, उसमें एक व्यक्ति काम करे तो इनफ रहता है, लेकिन परिवार के सभी लोग लगे हुए हैं। तो ऐसी बेरोजगारी कैसी होती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी। तो भारत के अंदर कुल जो बेरोजगारी है वो 83% है श्रम बल की। जो आगे बात करते हैं वर्ष 2000 के अंदर, देखिए कंपैरेटिव हमेशा ही बात होती है कि पहले कितनी बेरोजगारी थी और आज कितनी है। वर्ष 2000 के अंदर जब बात की जाए तो जो पढ़े लिखे बेरोजगार थे, पढ़े लिखे का मतलब जो कम से कम 10th क्वालिफाइड हो, ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी? तो 35.2%, लगभग 35.2% थे, जो बढ़ के 2022 के अंदर 65.7% हो गई। 65.7%, यानी लगभग कितने? 20%। ये 12% यहाँ गलत दिया हुआ है, इवन क्रोनोलॉजी में भी दिया हुआ है, लेकिन जब हम देख रहे हैं कि ये कह रहा है 22 वर्षों के अंदर, तो 35 से अगर 65 की बात करें तो 20%, लगभग 20% बेरोजगारी जो है भारत के अंदर पढ़े लिखे युवाओं की बढ़ी है पिछले 22 सालों में। वर्तमान के अंदर बात की जाए पुरुषों की और महिलाओं की, तो पढ़े लिखे पुरुष जो है वो 62.2%, यानी 62.2% पुरुष जो है वो बेरोजगार है, जबकि महिलाओं की संख्या तो और ज़्यादा है, 76.7%, 76.7% महिलाएं जो कम से कम 10th पढ़ी हुई है वो बेरोजगार है। ये हमने बात करी न्यूनतम शिक्षा क्या होनी चाहिए? 10वीं तक होनी चाहिए, उनको इसमें शामिल किया जाता है। जो श्रम बल भागीदारी दर होती है, श्रम LFPR जिसको बोलते हैं, LFPR यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो जो है, और जो हमारा श्रमिक जनसंख्या अनुपात है यानी कि वर्कर्स पॉपुलेशन रेशियो, और जो बेरोजगारी दर है हमारी UR अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो, वो 2000 से 2018 के बीच में लगातार इसमें क्या देखी गई है? गिरावट देखी गई थी। लेकिन 2019 जो कोविड पीरियड आता है उसके बाद इसमें कुछ सुधार देखा गया, क्योंकि इनोवेटिव काम होने लगे देश के अंदर, और उस इनोवेशन के कारण क्या है, बेरोजगारी जो है वो कुछ हद तक कम नहीं हुई, मतलब मान सकते हैं लोग काम करने के लिए अब इच्छुक हुए, क्योंकि एक ऐसा समय था जब बहुत मोनोटोनस लाइफ हो गई थी लोगों की, तो काम जो है वो जरूरी लगने लगा, इसीलिए इसमें थोड़ा सुधार हुआ है इसके बाद में। वर्ष 2022 के अंदर 28% युवा जो है वो नियमित नौकरियों में थे, लेकिन जिनकी संख्या वर्ष 2000 में मात्र 13% थी। देखिए 15% बढ़ा है। वर्ष 2000 के अंदर मात्र 13% लोग नियमित रूप से, मतलब जो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे लोग थे, जो अभी कितने हैं? अभी है 28%। जो देश का कुल श्रम बल है उसमें पुरुषों की हिस्सेदारी कितनी है? 77%। पहले ये 75.5% थी, तो पुरुषों की हिस्सेदारी हमारे यहाँ 77% है, महिलाओं की कम है इसके अंदर। देश के 25% युवा कैजुअल जॉब कर रहे हैं, जो कैजुअल जॉब होते हैं, ठीक है, कर लिया ये वो, जो पहले 37% थी। इतने डेटा नहीं पूछते हैं,
हमें जो जरूरी बातें थी वो यही याद रखनी थी कि पिछले 22 सालों के अंदर जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं उनकी संख्या में लगभग 20% की वृद्धि हुई है। 65.7% है वो। कौन इसमें शामिल होते हैं? तो कम से कम जो 10th पास है वो इसमें शामिल होते हैं। अगली बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेशी यानी मेड इन इंडिया जो है एक हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी का शुभारंभ किया है। हाइड्रोजन से चलने वाली सेल फेरी, फेरी क्या होती है? जो नाव होती है, उसका शुभारंभ किया है तमिलनाडु के अंदर थूथुकुडी में। कब? 28 फरवरी 2024 को। ये क्या है? ये हरित नौका है, यानी जो पर्यावरण के लिए हितैषी हो। इसको कहाँ बनाया गया? तो हमारा जो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यहीं हमारे भारत की ज़्यादातर जो फेरीज होती है वो बनती है। और इस जहाज़ को कहाँ उतारा जाएगा? तो वाराणसी के अंदर, वाराणसी या जिसे बनारस कहा जाता है या काशी कहा जाता है, वहाँ पे इसको उतारा जाएगा। वहाँ पे ये अपनी सेवा देगी। देखिए क्यों जरूरी है ये। हमने पहले भी बात की थी कि भारत ने कार्बन तटस्थता के लिए साइन किए हैं कि हम जो है कार्बन का उत्सर्जन कम से कम करेंगे। इससे पूर्व भी अगर आपने सुना हो तो जर्मनी के अंदर एक ट्रेन चलाई गई थी जो हाइड्रोजन से चलती है। भारत के अंदर अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में नागपुर के अंदर लगभग 2 साल पहले एक बस चलाई गई थी जो भी हाइड्रोजन से चलती है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि प्रदूषण जो है वो एक तो कम होगा, दूसरा क्योंकि पानी कैसा एक नवीकरणीय साधन है, एटलीस्ट हमें मिल रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ या कोयला जो है वो एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, अनवीकरणीय है, रिन्यूएबल नहीं है, इसीलिए ये एक अनूठी पहल है। तो कहाँ उतारा जाएगा? वाराणसी के अंदर। इसके अंदर ये 24 मीटर लंबा है जो अपने वातानुकूलित यात्री क्षेत्र में 50 लोगों को, इसमें कितने लोगों की कैपेसिटी है? तो 50 लोग इसमें लेके जाए जा सकते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल जहाज जो है वो विद्युत ऊर्जा के प्राथमिक भंडारण गृह के रूप में पारंपरिक बैटरियों का उपयोग नहीं करता। क्या होता है? ये जो फेरीज होती है इनके अंदर बैटरीज लगी होती है जिनके द्वारा वो चलते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। ये जहाज किससे चलेंगे? ये हाइड्रोजन के ईंधन पे चलेंगे। हाइड्रोजन ईंधन से जब वो बस चली थी तब भी ये हुआ, जब वो चल रही है, देखिए कोई ऐसी चीज जिसमें फ्यूल डाला जा रहा है, पेट्रोल है या डीजल है, तो वो चलती है तो वो एक्सक्रेशन के रूप में धुआं छोड़ेगी। जबकि हाइड्रोजन जब ये चलेगी तो वो एक्सक्रेशन के रूप में वापस पानी ही छोड़ेगी, जो कि क्या है? वातानुकूलित है, जो कि पर्यावरण के लिए हितैषी है। अगली बात करते हैं। एक अगर आपने सुना हो तो एक अभी ऐप लॉन्च की गई, नो योर कैंडिडेट ऐप। अपने जो कैंडिडेट है उनको जानने के लिए, जो भी हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो भी सांसद खड़े हो रहे हैं उनके पूरे बायोडाटा जो है वो इसके ऊपर दिए होंगे। किसने किया? तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त है, कौन है? राजीव कुमार। इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस KYC ऐप के जरिए हम क्या है, हमारे जो निर्वाचन क्षेत्र है उसके चुनावी जो उम्मीदवार उनका पूरा रिकॉर्ड जान सकते हैं। इवन हम ये भी जान सकते हैं कि क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है। तो क्या नाम है? नो योर कैंडिडेट ऐप। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। हमारा जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है इसने मार्च 2024 के अंत में असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पे एक कानून लागू होता है, AFSPA, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। क्या है ये? ये ऐसा है कि कोई ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ये लग रहा है कि यहाँ पे नक्सलवादी हो सकते हैं या अशांत माहौल है, वहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को ये पावर दी जाती है कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं शक की बिना पे। ये एफसपा है, ठीक है। AFSPA सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम, इसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। किन 3 राज्यों में? तो असम, अरुणाचल और नागालैंड, पूर्वोत्तर के राज्य है तीनों ही। अब इसकी अवधि कब तक कब रहेगी? जरूरी है 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 तक, 6 महीने ये लागू रहेगा। असम के 4 जिले इसमें शामिल है, अरुणाचल के 3 और नागालैंड के सर्वाधिक 8। नाम याद रखना कोई जरूरी नहीं है। तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, चिराईदेव, शिवसागर, इधर तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग। जिले याद रखना जरूरी नहीं है, हमसे नहीं पूछेंगे कौन कौन से जिले हैं। इतना याद रखना है कि असम के 4 जिले, अरुणाचल के 3 और नागालैंड के सर्वाधिक 8 जिलों में अफस्पा जो है वो आगे बढ़ाया गया है। बात करते हैं, इस अधिनियम को अंतिम बार 1 अक्टूबर 2023 को बढ़ाया गया था। ये अवधि अभी 31 मार्च 2024 को समाप्त हो रही थी, तभी इन्होंने वापस इसको 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया। अगले 6 महीने तक फिर ये लागू रहेगा। बात करते हैं अफसपा क्या है। तो अशांत क्षेत्रों के अंदर काम करने वाले जो सशस्त्र बल होते हैं, आर्म्ड फोर्सेज जो होती है, उनको सार्वजनिक व्यवस्था जो है उसकी रखरखाव करने के लिए, यानी अशांति ना फैले, इसके लिए
वहां तलाशी लेने और गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदान करता है ये अफसपा की, किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी की भी तलाशी ली जा सकती है, ये कानून है। सशस्त्र बलों के संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए अफसपा के तहत किसी क्षेत्र या जिले को अशांत क्षेत्र के रूप में चिन्हित कर दिया जाता है, अधिसूचित कर दिया जाता है कि ये जो जिला है या ये जो स्थान है किसी एक खास स्थान के ऊपर भी ये लग सकता है। जैसे आप बहुत बार सुनते हैं आपातकाल के बारे में कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 352 ये पावर देता है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लागू कर सकते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि क्या आपातकाल किसी एक खास जगह पे भी लागू किया जा सकता है या पूरे देश पे एक साथ लगता है? तो किसी खास जगह पे भी इसको लागू किया जा सकता है। मान लीजिए राजस्थान के कोई 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे इस तरीके की कोई गतिविधियां हो रही है जिसके कारण पूरे देश का माहौल जो है वो खराब हो सकता है या वहाँ के लोगों को समस्या हो सकती है, तो उस समय वहाँ पे भी राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है किसी पर्टिकुलर क्षेत्र पे। उसी के तहत ये होता है, अफसपा जो है वो किसी खास क्षेत्र पे उसको अधिसूचित किया जाएगा, उसको चिन्हित किया जाएगा और वहां पे लागू हो जाएगा। अगली बात करते हैं, भारतीय वायुसेना ने अपना एक इमरजेंसी लैंडिंग परीक्षण किया है। कहाँ पे किया है? तो आंध्र प्रदेश का जिला है बापटला जिला है और उसके अंदर पिदी काल गुड़ीपाडू ये गांव है, उसके पास में। हमारे लिए जरूरी ये नहीं है, हमारे लिए जरूरी है नेशनल हाईवे। कौन सा है? तो नेशनल हाईवे 16, राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के ऊपर। बीते 2 साल में अगर आपने देखा हो, सुना हो, तो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रीय राजमार्ग है जिनको इस प्रकार से इमरजेंसी लैंडिंग के लिए यूज किया जा रहा है। राजस्थान के अंदर भी जैसलमेर का जो 952 राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां पे भी 2 साल पहले एक फाइटर जेट उतारा गया था। अभी जो हमारे यहाँ परियोजनाएं चल रही है, जितनी भी सड़क परियोजनाएं हैं, चाहे सबसे बड़ी बात की जाए अभी भारतमाला चल रही है, तो भारतमाला परियोजना जो है उसके तहत जो सड़कें बनाई जा रही है उनको भी इस प्रकार उनका निर्माण किया गया है कि वहां पे जो आर्मी के जो जेट विमान है उनको लैंड किया जा सके। तो अभी कहाँ किया गया? अभी आंध्र प्रदेश के अंदर NH 16 के ऊपर। कब किया गया? तो 18 मार्च 2024 को इसे किया गया है। आकस्मिक कोई भी ऐसी स्थिति आती है, वायुसेना के सामने कोई ऐसी स्थिति आती है कि उसको अचानक से कहीं लैंडिंग करनी पड़ जाए, उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे परीक्षण जो है वो किए जाते हैं। इसमें 2 मालवाहक विमान, कौन से? AN-32 और डॉर्नियर, इन्होंने हिस्सा लिया था। 2 विमान कौन से? तो AN-32 और डॉर्नियर, ये 2 विमान है, मालवाहक है, मतलब जैसे एम्यूनेशन चाहिए या कोई रसद चाहिए उसको पहुंचाना है, वैसे ये विमान है। उन दोनों को यहाँ पे NH 16 के ऊपर अभी परीक्षण किया गया, इनका लैंडिंग की गई है। अगली बात करते हैं, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और परिवहन विमानों ने आंध्र प्रदेश के बापटला जिले में NH 16 पर नवनिर्मित आपातकालीन लैंडिंग सुविधा पर सर्किट, अप्रोच और ओवरशूट सहित बहुत सारे अभ्यास किए थे पहले भी। 29 दिसंबर 2022, लगभग 2 साल पहले भी इसी जगह पे पहले भी इन्होंने बहुत सारे अभ्यास, देखिए निरंतर अभ्यास किए जाते हैं। हमने ऑपरेशन शक्ति के बारे में सुना था, पढ़ा था कि भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। ये इसीलिए किया जाता है कि मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति आ जाती है देश के अंदर, युद्ध की स्थिति, जहाँ पे तीनों फोर्सेस चाहिए और तीनों फोर्सेस के अंदर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसीलिए ऐसे युद्धाभ्यास किए जाते हैं। सेम चीज़ है कि वायुसेना जो है वो भी युद्धाभ्यास करती रहती है, इस प्रकार के परीक्षण करती रहती है कि जब भी आपातकालीन स्थिति आए तो वो उसके लिए तैयार रहे। अगली बात करते हैं, कोचरब आश्रम। यदि आप हिस्ट्री के, इतिहास के स्टूडेंट हैं तो कोचरब आश्रम आपने जरूर सुना होगा। जब महात्मा गांधी 1915 के अंदर भारत में वापस आते हैं, 9 जनवरी को आते हैं, 9 जनवरी 1915 को जब भारत वापस आते हैं, उसके बाद जो जीवनलाल देसाई थे उन्होंने अपना एक घर था जो इनको दिया था और उसी के अंदर महात्मा गांधी ने भारत में स्थापित अपना पहला आश्रम स्थापित किया था जिसको कोचरब आश्रम कहते हैं। ये वही देसाई है जिनके खिलाफ 1916 के अंदर महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन है वो करते हैं और उस आंदोलन के अंदर देसाई की जो बहन थी, जीवनलाल देसाई की जो बहन थी, वो महात्मा गांधी के साथ होती है, उनका साथ देती है कि उनके भाई के द्वारा किया गया जो कार्य है वो सही नहीं है, मजदूरों के हक के लिए ये आंदोलन किया गया था। तो वही कोचरब आश्रम है। कहाँ पे है ये? गुजरात के अंदर साबरमती आश्रम जो है उसमें इसको पुनर्विकसित किया गया है। साबरमती नदी है जिसके किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है, उसको पुनर्विकसित किया गया है इस कोचरब आश्रम को। इसका उद्घाटन कब किया गया? तो 12 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। यहाँ उन्होंने क्या है,
गांधी आश्रम स्मारक के मास्टर प्लान का शुभारंभ भी किया। एक गांधी आश्रम के लिए स्मारक बनाया जाएगा, उसका एक मास्टर प्लान है, उसको भी यहाँ इन्होंने इनॉग्रेशन किया था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी का ये भारत में स्थापित प्रथम आश्रम था। पूछा जा सकता है, बहुत जरूरी है, कोचरब आश्रम के बारे में। शेरनी क्या है? शेरनी का मतलब है शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। फुल फॉर्म है शी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। शी से पता चल रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ लैंगिक असमानता को कम करने के लिए, लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसके सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के अंदर ने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? 9 मार्च 2024 को। यूजीसी का एक केंद्र है सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क के अंदर, उसने 9 मार्च 2024 को इसे लॉन्च किया है। नाम क्या है? शेरनी। ये पहल विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में रिसर्च जो होते हैं उसके अंदर रिसर्च जो होते हैं उसमें महिला वैज्ञानिकों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई है कि जो महिलाएं हैं उनको भी उनका कंट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। इसी के लिए इसी तर्ज पे इसको लॉन्च किया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य है महिलाओं के लिए सहयोग करने, एक दूसरे से सीखने और सहायता प्रदान करने के लिए, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें, महिलाएं एक दूसरे से सीखने का प्रयास करें, अगर कोई समस्या आती है तो एक दूसरे का सहयोग करें। इसी उद्देश्य पे इसको लॉन्च किया गया। द्वारका एक्सप्रेस NH48 के ऊपर, NH48 दिल्ली और गुरुग्राम पहले जिसका नाम गुड़गांव था, उसके बीच में यातायात प्रवाह को बेहतर बनाने और भीड़ भाड़ को कम करने में मदद करने के क्रम में प्रधानमंत्री द्वारा द्वारका एक्सप्रेसवे का एक 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड है, उसका उद्घाटन किया गया है। आपने देखा हो तो, सुना हो तो, दिल्ली और गुड़गांव के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। उस ट्रैफिक को कम करने के लिए, उस यातायात प्रवाह को कम करने के लिए इन्होंने एक 19 किलोमीटर का एक अलग खंड बनाया है, और उसी का वो किस पे है? द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। ये द्वारका गुजरात वाला नहीं है, एक द्वारका गुजरात के अंदर है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है, और एक द्वारका जो है वो दिल्ली से सटा हुआ है। उस द्वारका एक्सप्रेस कब किया गया? तो 11 मार्च 2024 को। अगली बात करते हैं, ये 8 लेन वाला है, 8 लाइन है, एक साइड 4 और एक साइड फिर 4, 8 लेन वाला एक्सप्रेसवे का 19 किलोमीटर लंबा हरियाणा खंड, उसमें 10.2 किलोमीटर लंबे दिल्ली हरियाणा बॉर्डर से, ये बहुत डिटेलिंग दी हुई है कि यहाँ पे ये बनाया गया है, यहाँ पे ये बनाया गया, जैसे रेल ओवर ब्रिज बनाया गया, ROB बनाया गया। उसके अलावा एक 8.7 किलोमीटर लंबा फिर एक ROB बनाया गया, वो पैकेज दिए गए हैं। ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसका संबंध किससे है? तो संबंध है NH48 से। 19 किलोमीटर लंबा उसमें खंड जोड़ा गया। और क्या करेगा ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, IGN जो है, IGA जो है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, उसको और गुड़गांव के बाईपास को सीधा कनेक्टिविटी देगा, क्योंकि गुड़गांव से IGA आने के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। इधर तो आप क्या करेंगे? मेट्रो का प्रयोग करेंगे, मेट्रो कम से कम आपको जल्दी पहुंचाने का प्रयास करेगी, ट्रैफिक नहीं होगा। यदि आप बाय रोड आते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, उसको कम करने के लिए ये कनेक्टिविटी जो है इसको कनेक्टिव किया गया है, ये कनेक्टिविटी का काम करेगा वहाँ पे। अगली बात करते हैं, सेला टनल। क्या है सेला टनल? कहाँ से संबंधित है? तो ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत और विकसित उत्तर पूर्व, ये कार्यक्रम चलता है भारत के अंदर कि भारत को विकसित किया जाए, उसी के एक सब पार्ट है विकसित उत्तर पूर्व। उसकी तर्ज पे एक सेला सुरंग परियोजना का जो है उसको राष्ट्र को समर्पित किया है। कब? 9 मार्च 2024 को। सेला क्या है? तो एक सुरंग परियोजना है। ये विश्व की सबसे ऊंचाई, कितनी? 13,000 फीट पे बनी सबसे लंबी सुरंग है, सबसे ऊंचाई पे बनी हुई सबसे लंबी सुरंग है। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में। क्या नाम है? तो सेला सुरंग। निर्माण किसने किया है? जो हमारा BRO होता है, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, BRO द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसकी नींव कब रखी गई थी? तो इसकी नींव रखी गई थी फरवरी 2019 के अंदर, प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा फरवरी 2019 के अंदर। ये जो टनल प्रोजेक्ट है, एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 11.84 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर के आसपास ये पूरा है, जिसके अंदर टनल भी है और सड़कें भी शामिल है। पूरा एक प्रोजेक्ट है, डबल लेन वाली है, ऑल वेदर टनल है, मतलब हर वेदर के अंदर ये काम करेगी। ऐसा नहीं है सर्दी आ गई और उसको बंद करना पड़ जाए, इस तरीके से नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिला है और तवांग
पश्चिम कामेंग और तवांग जिले को ये आपस में जोड़ेगी। इसके अलावा ये LAC तक, LAC, भारत के अंदर दो चीजें होती है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC जो है भारत और चाइना के बीच में, उस LAC तक पहुंचने वाला ये एकमात्र रास्ता है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सैला दर्रा है, पास जो होता है, दर्रा जो होता है, वो 317 किलोमीटर लंबी बालीपारा चाहद्वार तवांग सड़क पे है। 317 किलोमीटर एक लंबी पूरी सड़क है, जिसके बीच में एक दर्रा पड़ता है, एक पास आता है, उसके अंदर है ये, जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग को देश के बाकी हिस्सों से, इन दोनों जिलों को पूरे देश से जोड़ने का काम करता है। ये 317 किलोमीटर लंबा जो राजमार्ग है, उसके ऊपर ये टनल बनाई गई है। लाचित बोरफुकन कौन थे ये? लाचित बोरफुकन अहोम एक साम्राज्य था, उस अहोम साम्राज्य के ये एक सेनापति थे, जो कछवाहा वंश के राम सिंह फर्स्ट थे। आगे बात करेंगे हम इसके बारे में पूरी की पूरी। ये देखिए, कछवाहा राजा राम सिंह प्रथम जो है, उनके साथ एक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं सरायघाट का युद्ध। कब हुआ था? तो ये 1671। उसके अंदर राम सिंह प्रथम जाते हैं असम के ऊपर कब्जा करने के लिए, और वहां उनसे लड़ने का काम करते हैं कौन? लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन जो है, उसमें उनके सेनापति होते हैं जो असम का नेतृत्व करते हैं और इसको हराते हैं। उनसे क्या अभी क्यों जरूरी है? तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है, उन्होंने असम का एक जिला है जोरहाट, वहां पे इनकी एक प्रतिमा का अनावरण किया है। और कितनी ऊंची प्रतिमा है ये? 125 फुट ऊंची। 125 फुट ऊंची प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया। और कब किया गया है? 9 मार्च 2024 को, 9 मार्च को किया गया। इसको क्या कहते हैं? तो इसका नाम है वीरता की प्रतिमा, यानी कि स्टैच्यू ऑफ वेलर। वीरता की प्रतिमा 125 फुट ऊंची किसकी है? तो लचित बोरफुकन की है, अहोम सेनापति थे। किस राज्य से संबंधित है? असम से। किस जिले में? जोरहाट जिले के अंदर। इसका निर्माण किसने किया है? तो रामवंजी सुतार है। रामवंजी सुतार जो है, उन्होंने इस मूर्ति को, स्कल्पचर को जो है वो बनाया है, स्टैच्यू को बनाया है। बात करते हैं अहोम साम्राज्य। वैसे ये हमारे लिए जरूरी नहीं है, यदि आप इतिहास के स्टूडेंट हैं तो आप इतना डिटेलिंग में जाएंगे, आपके लिए जरूरी होगा ये। लेकिन अगर आप बेसिक पर्पज से पढ़ रहे हैं, क्रोनो के हिसाब से पढ़ रहे हैं, आप करंट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक जानकारी होती है। 1228 से 1826 के बीच में ये साम्राज्य रहा था, जिसका एक सेनापति थे लचित बोरफुकन। उन्होंने, अभी हमने बात की, 1671 के अंदर सरायघाट का युद्ध लड़ा था, उनके नेतृत्व में लड़ा गया था। राम सिंह प्रथम को इन्होंने हराया था। आगे बात करते हैं निमू पदम दारचा। कहाँ से संबंधित है? लद्दाख से। यूटी है हमारी, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। वहां पे हमारा जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO, उन्होंने रणनीतिक उद्देश्य से एक सड़क बनाई है। ये सड़क है निम्मू पदम दराचा। कब जोड़ा है इसको? 25 मार्च 2024 को इसको जोड़ा गया है। कितनी लंबाई है इसकी? तो इसकी लंबाई है 298 किलोमीटर। 298 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। ये सड़क कारगिल ले राजमार्ग जो है उसको दारचा और निम्मू के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। किस लिए बनाई जा रही है? ये सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां भी BRO इंक्लूड होगा, इसका मतलब वो सैन्य जो गतिविधियां हैं उनके लिए बनाई जाती है। जो हमारी सेना है उसका आवागमन आसानी से किया जा सके, उनके जो ट्रक है, गाड़ियां हैं, वो आसानी से जा सके, क्योंकि यहाँ पहुंचना मुश्किल हो जाता है। जब भी हम ऊंचाई की ओर जाते हैं, देखते हैं रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है, उनको पूरी की पूरी जो सहूलियत हो, उसी के लिए इनका निर्माण किया जाता है। ये सड़क क्या है? मनाली ले और श्रीनगर ले के अलावा सरी धुरी जो है उसको लद्दाख को दूरदराज के इलाकों से, अलग अलग इलाकों से जोड़ने का काम करेगी। इतना नहीं पूछेंगे क्या कि निमू पदम दारचा का संबंध किससे है? लद्दाख से। क्या है ये? तो एक सड़क परियोजना है। कितनी लंबी है? तो 298 किलोमीटर लंबी है। किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो BRO के द्वारा। BRO ही करेगी ऐसी चीजों का निर्माण जो है वो। ये सड़क शिंकुनला दर्रा जो है 16,558 फीट की ऊंचाई से उससे गुजरती है, जिसपे BRO द्वारा एक सुरंग का काम शुरू हुआ है। तो किस दर्रे से गुजरती है? तो शिंकुनला दर्रे से गुजरती है। ये दर्रा जो है वो थोड़ा ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पदमपुर। एक जगह है, कहाँ पे? खरसावा के अंदर। झारखंड का जिला है खरसावा, उसके अंदर पदमपुर नाम की एक जगह है। वहां पे जो जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण है, उसके संवर्धन के लिए केंद्र की स्थापना की गई है। क्योंकि झारखंड के अंदर जनजातियां बहुत ज़्यादा रहती है, शेड्यूल ट्राइब बहुत ज़्यादा रहती है, उनका संरक्षण किया जाए, उनका संवर्धन किया जाए, इसलिए केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ पे? खरसावा जिला, पदमपुर के अंदर। हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा।
जनजातीय मंत्री हैं भारत के केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा, उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है। कब? 16 मार्च 2024 को। 16 मार्च 2024 को इसकी आधारशिला रखी गई है। इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी बहुत जरूरी है। किससे संबंधित है? गुजरात से। किससे संबंधित है? गुजरात से। साबरमती के किनारे किनारे एक टेक सिटी बनाई जा रही है, जिसकी नींव रखी गई है, जिसके बारे में बात की जा रही है अब कि हम एक ऐसी टेक सिटी बनाएंगे जो इनोवेटिव होगी। इसके लिए भारत सरकार और जो एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक, उन्होंने बेहतर फिनटेक शिक्षा, अनुसंधान और इनोवेशन यानी नवाचार तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण समझौता किया है। कब किया है? 14 मार्च 2024। किस संस्थान के लिए किया है? किस चीज की, किस पहल के लिए किया है? तो वो है इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। कहां से संबंधित है? तो गुजरात से। अगली बात करते हैं। भारत सरकार ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय है उसके द्वारा गुजरात विश्वविद्यालय के अंदर एक जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है, उसकी स्वीकृति प्रदान की है। GUCJM, गुजरात यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जैन मैन्युस्क्रिप्ट, इसकी स्थापना के लिए मंजूरी दी है। सीधा पूछा जाएगा जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र का संबंध किससे है? तो गुजरात विश्वविद्यालय से है। अगली बात करते हैं। पीबी शब्द से पता चल रहा है किससे रिलेटेड है? जो समाचार होते हैं, जो प्रकाशन होता है, जो प्रसार भारती वगैरह है, उनसे। पीबी का मतलब है प्रसार भारती। हमारे जो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने प्रसार भारती की समाचार साझाकरण सेवा, इसका नाम है समाचार साझाकरण सेवा, उसको 13 मार्च 2024 को लॉन्च किया है। किस लिए किया है? कि ये भारत की अलग अलग 50 जो भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं हैं, श्रेणियों में समाचार सामग्री जो वो प्रदान करेगी। 50 श्रेणियां होगी और भारत की अलग अलग जो भाषाएं हैं उसके अंदर ये पूरी की पूरी सामग्री जो वो उपलब्ध करवाएगी। उसी के तहत इस पीबी शब्द को जो है वो लॉन्च किया गया है। आगे बात करते हैं दिल्ली ग्रामोदय अभियान की। किससे संबंधित है? देखिए, हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने दिल्ली का जो ग्रामीण इलाका है उसके विकास के लिए 41 जो ऐसे गांव हैं वहां पे पीएनजी, एलपीजी, सीएनजी वगैरह सुना होगा, ये है पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस, उसकी सुविधा का उद्घाटन किया है 11 मार्च 2024। तो दिल्ली ग्रामोदय अभियान किससे संबंधित है? तो पीएनजी गैस से संबंधित है। किसने किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आगे बात करते हैं। जो ICEA है हमारा, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन, उन्होंने अभी एक रिपोर्ट दी है जिसमें बताया है कि भारत जो है वो इस दशक के अंत में यानी 2030 तक 2.45 बिलियन यूनिट मोबाइल फोन का उत्पादन करके दूसरे स्थान पे पहुंच जाएगा। मोबाइल उत्पादन में हम कौन से स्थान पे पहुंच जाएंगे? तो हम दूसरे स्थान पे। किसने दिया है? तो ICEA की ये रिपोर्ट है। इस दशक के अंत तक 2030 तक। अभी उत्तर भारत का एक पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो है वो खोला जा रहा है, उसकी घोषणा की गई है। अभी कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये जसरोटा क्षेत्र। कहाँ पे है ये? जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू के अंदर एक जिला पड़ता है कठुआ, जम्मू का एक जिला है कठुआ, उसके अंदर जसरोटा क्षेत्र है। वहां पे भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जो है उसको खोला जाएगा। इसकी घोषणा की गई है अभी मार्च 2024 के अंदर। किसने की है? तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की। चित्रकूट घाट जो है उस पर आध्यात्मिकता का अनुभव एक परियोजना है, किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से। जरूरी है ऐसी परियोजनाओं का संबंध पूछा जाता है किस राज्य से। तो चित्रकूट घाट पर आध्यात्मिकता का अनुभव परियोजना किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखी। कब रखी? अभी 2024 मार्च में रखी है। अगली बात करते हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस JK सुमजीगुट और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस JK भट्टगुट, ये क्या है? ये संगठन है जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले। सुमजीगुट और भट्टगुट दो अलग अलग गुट है, काम करते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा था पिछले महीने कि जमात इस्लाम जो है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, 5 साल के लिए बढ़ाया गया है उसके प्रतिबंध को। उसके जस्ट बाद में अभी इन दो गुटों पे भी और जो है प्रतिबंध लगा दिया। किसने लगाया? इसे प्रतिबंध कौन लगाता है? तो हमारा जो गृह मंत्रालय है वो लगाता है। ये दोनों ही क्या है? तो दोनों संगठन है कश्मीर के, उनके ऊपर किस लिए लगाया गया है? कि ये आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, इस आधार पर इन पे प्रतिबंध लगाया गया है। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड प्रौद्योगिकी संस्थान CIPET, उन्होंने भारत के अंदर 3 नए केंद्र स्थापित हुए। 3 नए CIPET केंद्र स्थापित हुए। किन किन राज्यों में हुए? एक हिमाचल में, एक झारखंड में और एक
मध्य प्रदेश में। हिमाचल, झारखंड और मध्य प्रदेश के अंदर 3 नए CIPET केंद्रों की स्थापना की गई है। इनकी शुरुआत किसने की थी? तो डॉक्टर मनसुख मांडविया जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने की थी शुरुआत अभी 4 मार्च 2024। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्तमान के अंदर इनकी स्थापना के बाद भारत में CIPET केंद्रों की स्थापना संख्या कितनी हो गई थी? 47। 44 पहले थे और अभी 3 नए जो है वो शुरू किए गए हैं। तो अभी कितने हो गए हैं? 47। कहाँ कहाँ? हिमाचल प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश के अंदर। अगली बात करते हैं, टुंडा भरका, इमलिया, क्लोथरा और भरका खो जगहों के नाम है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश का जिला है शिवपुरी। शिवपुरी किस लिए फेमस है? ये किस लिए बात कर रहे हैं हम? यहाँ पे अभी एक सर्वेक्षण किया गया जिसके अंदर आदिमानव के पाषाणकालीन कुछ दुर्लभ चित्र और सामग्रियां प्राप्त हुई है। किस राज्य से प्राप्त हुई है? तो मध्य प्रदेश से। किस जिले से? शिवपुरी से। ये जगहों के नाम है, टुंडा भरका, इमलिया, क्लोथरा और भरका खो। आगे बात करते हैं, जिम कॉर्बेट के बारे में निश्चित तौर पे आपने सुना होगा। जिम कॉर्बेट नैनीताल के अंदर, रामनगर के अंदर एक टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, उत्तराखंड के अंदर। उस सर्वोच्च न्यायालय ने अभी बोला है कि इसका जो कोर एरिया है वहाँ पे सफारी नहीं कर सकते। जंगल सफारी करने जाते हैं लोग। कोर एरिया का मतलब होता है कि जहाँ पे 2 तरीके के एरिया बांटे होते हैं। कोर एरिया वो होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा माना जाता है कि यहाँ पे शेर, चीता, बाघ जो भी है वो घूमते रहेंगे, मतलब उन्हीं के लिए फिक्स जगह की होती है वो। उस एरिया के अंदर जाने से अभी रोक लगा दी है। किसने? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। कहाँ पे लगाई है? तो जिम कॉर्बेट के अंदर। आगे बात करते हैं, हमारा जो केंद्रीय प्रसारण मंत्रालय है उन्होंने हाल फिलहाल में, ये बहुत चर्चा का विषय रहा था, 19 वेबसाइट, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया है। पहले भी किया था, जैसे टिकटॉक को बैन किया गया था, जो चाइनीज जो भी मोबाइल ऐप्स थी उनको बैन किया गया था। उसके अंदर अभी इन्होंने कहा है, पहले इन्होंने बहुत वार्निंग दी थी। 18 OTT जो थे, ओवर द टॉप जो प्लेटफॉर्म होते हैं, अमेजोन है, नेटफ्लिक्स है, इसी तरीके के 18 OTT प्लेटफॉर्म थे, उनको पहले चेतावनी दी गई थी कि आपके OTT चैनल के ऊपर जो वल्गर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, अश्लील कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, उसको आप बंद कीजिए। लेकिन नहीं किया गया, इसीलिए इन 18 OTT के ऊपर बैन लगा दिया गया है, इनको प्रतिबंधित कर दिया गया है भारत के अंदर। अगली बात करते हैं, त्रिपुरा, उत्तर पूर्व का एक राज्य। वहाँ के निवासियों की समस्याओं के, वहाँ पे बहुत समस्याएं रहती हैं, उनका स्थायी समाधान हो, इसलिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया है। किस किस के द्वारा? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और टिपरामोथा। ये टिपरामोथा क्या है? वहाँ का एक क्षेत्रीय दल है, राजनीतिक दल है टिपरामोथा। इन तीनों के बीच में एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है अभी मार्च 2024 के अंदर। पूछा जा सकता है टिपरामोथा का संबंध किससे है? त्रिपुरा से है। किस राज्य के लोगों की समस्याओं के हल के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय क्षेत्रीय दल के बीच में समझौता हुआ है? तो कौन सा? त्रिपुरा। अगली बात करते हैं, जो FSSAI है हमारा, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसके द्वारा अभी एक कैंपस चलाया गया था, ईट राइट कैंपस। देश के 100 जेलों के अंदर इसको चलाया गया था। सर्वाधिक संख्या इसकी कहाँ है? ईट राइट का मतलब है कि जेलों के अंदर जो लोग हैं उनको खाना जो है वो अच्छा मिले। ये पुराना चल रहा है, अलग अलग विभागों में चलता है ये ईट राइट कैंपस, कि जो लोग हैं उनको खाना अच्छा मिले, पोषण युक्त मिले एटलीस्ट, उसके लिए। इसमें सर्वाधिक संख्या किस जिले की है? किस राज्य की है? सॉरी, उत्तर प्रदेश की। कौन चलाता है? FSSAI, ईट राइट कैंपस। अगली बात करते हैं, सोमादा आयुर्वेदिक किचन। क्या है ये? दिल्ली के अंदर अभी इसको खोला गया है। ये क्या है? महर्षि आयुर्वेदिक अस्पताल द्वारा खोला गया भारत का पहला कैसा आयुर्वेदिक कैफे है ये एक आयुर्वेदिक कैफे है। कहां पे है? दिल्ली के अंदर। क्या नाम है? सोमादा आयुर्वेदिक किचन। मुंबई सेंट्रल एक रेलवे स्टेशन है मुंबई के अंदर, उसका अभी नाम बदला गया है। नाम बदल के क्या रखा गया है? नाना जगन्नाथ शंकर शेठ। वहां की जो कैबिनेट है उसने 13 मार्च 2024 को एक फैसला दिया कि मुंबई सेंट्रल का नाम बदल के अब क्या रखा जाएगा? नाना जगन्नाथ शंकर शेठ। ये पूरी की पूरी जो बात थी वो राष्ट्रीय परिदृश्य के दूसरे भाग की थी। हमने इसको 2 भाग में इसीलिए किया ताकि चीजें जो है वो आसान रहें। पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर एक लिंक होता है टेलीग्राम चैनल का, जी हेल्प करंट 01, उसके ऊपर इसकी पूरी PDF आपको मिल जाएगी। साथ ही वहाँ पे आपको डेली क्वेश्चन मिलते हैं जिनको आप हल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। अगली क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय और रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।